जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एमर्स एकेडमी पे। यदि आप भी घर पे बैठकर करना चाहते हैं 10वीं की तैयारी और लहराना चाहते हैं 2025 के बोर्ड एग्जाम में अपना परचम, तो आज ही जुड़े हमारे चैनल एमर्स एकेडमी पे, जहां मिलती है आपको 10वीं की संपूर्ण तैयारी। तो दोस्तों अभी अभी हम बात कर रहे थे क्लास 10th के इतिहास के प्रथम चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे पहले वाले वीडियोज में इससे जुड़ी हुई शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, उस सभी सवाल को कवर कर लिया गया था। इसको हमने 2 सेक्शन में बांटा था। पहला एक दीर्घोत्तरीय, दूसरा लघुत्तरीय सवाल में। लघुत्तरीय सवाल को पूरी तरीका से कवर कर लिया गया हुआ है और आज हम बात करेंगे दीर्घोत्तरीय सवाल में, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उस वीडियोस को अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन उससे पहले आप करें एक छोटा सा काम, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इससे जुड़ी जो भी नई वीडियोज आवे उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। और चैनल को लाइक करें, एक बढ़िया सा कमेंट्स करें, ताकि जिससे मुझे मिले मोटिवेशन और हम बनाते रहे इसी तरह से आपके लिए नए नए वीडियोज। और इस वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि उससे भी सहायता मिल सके। चलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का। एक सवाल है यहाँ पर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबू तथा गैरीबाल्डी के योगदान का वर्णन करें। ये यूरोप में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद के टॉपिक में हमने अभी तक यही पढ़ा है कि इटली का एकीकरण हुआ और किस प्रकार से उसमें मेजनी का, काउंट काबूर का, मेटरनिख युग क्या था, और यहाँ पर गैरीबाल्डी का किस किस प्रकार का योगदान रहा। आज हम इस पे बारी बारी से विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस अबाउट दी, यहाँ पे सबसे पहले मेजनी के योगदान के बारे में यहाँ पर हम देखें कि मेजनी ने इटली के एकीकरण में अपना किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे किया था और उसके योगदान से किस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो सका। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्लास को। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और योग सेनापति था। हमने इससे पहले वाले क्लास में भी इस बात का जिक्र करा है कि मेजनी कौन था, एक साहित्यकार था और एक योग सेनापति था। यानी कि जिस प्रकार के सेनापति को होना चाहिए कि अपने अपने काम को, अपने क्रियाकलाप को भली भांति वो संपन्न कर सके, इसमें वो हर खूबी था जो इसको एक बेहतर सेनापति बनाता था। मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक गुप्त दल से था और मेजनी सेनापति के साथ साथ कार्बोनरी का एक गुप्त दल का वहां पे सदस्य भी था। कार्बोनरी जहाँ पे हमें इटली के एकीकरण के लिए बताया गया था कि उसमें एक गुप्त सभाएं चलती थी जो इटली के एकीकरण में किस प्रकार से वहां पे हमें स्ट्रेटेजी अपनाया जाए, वो क्या था, कार्बोनरी था, जिसका सदस्य यहाँ पर एक मेजनी भी था। सन 1830 ईस्वी में मेजनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करना चाहा और सन 1830 ईस्वी में मेजनी ने इसी स्ट्रेटेजी के दौरान मध्य मध्य और उत्तरी इटली का एकीकरण करना चाहा। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि पहले मध्य और उत्तरी इटली को एक साथ जोड़ लिया जाए, उसके बाद जो एरिया बचता है उसको फिर आगे की ओर एक एक करके वहां पे एकीकरण यहाँ पर किया जाएगा। एकीकरण करना चाहा, लेकिन मेटरनिख नागरिक आंदोलन को दबा दिया। जिस प्रकार से मेजनी ने अपने अपने वहां पर एक स्ट्रेटेजी के दौरान लोगों में एक आंदोलन को जागरूक किया, लेकिन मेटरनिख को यहाँ पे इस बात पे देखा गया कि अगर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना अगर पनपती है तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ही नुकसान है। उसने क्या करा कि यहाँ पर नागरिक आंदोलन, जो नागरिक में आंदोलन की एक ज्वालामुखी प्रज्वलित होने वाला था, उसको उन्होंने मेटरनिख ने दबा दिया, जिसके कारण मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। और जहां पर मेजनी को अपने स्ट्रेटेजी को छोड़कर, अपने प्लान को छोड़कर और वहां से पलायन करके जाना पड़ा। यानी कि उसने सोच लिया कि शायद इस बार हमारा जो मकसद था कि इटली को एकीकरण किया जाए, वो इस बार का मकसद पूरा नहीं हो सका और वहां से वो चला गया, पलायन करके चला गया। पलायन मतलब चला ही जाना होता है, पलायन का अर्थ होता है कि वहां से वो चला गया। मेजनी सन 1831 ईस्वी में यंग इटली एवं सन 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की और वहां से जाने के बाद मेजनी यहाँ पर 2 डेट दिया गया हुआ, एक 1831 ईस्वी और दूसरा 1834 ईस्वी, जिसमें उन्होंने क्रमशः यंग यूरोप और यंग इटली का उसने
एक संगठन बनाया, वहां पर एक संस्था की स्थापना की, जिसमें उसका मकसद यही था। मेजनी का मकसद चाहे वो कार्बोनरी से जुड़ना था या फिर वहां पर यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना करना था। मकसद केवल और केवल क्या था, इटली का एकीकरण करना था, इटली को एक गणतांत्रिक गणराज्य बनाने की यहाँ पे इसकी उद्देश्य थी। मेजनी पुनः 1848 ईस्वी में इटली आया और पुनः यानी कि अब उसे ये लगा कि शायद इस बार का स्ट्रेटेजी हमारा बेहतर हो सके, क्यों कहते हैं कि एक बारी से हार, अगर कोई काम को अगर हम कर रहे हैं, अगर एक बारी से फेल हो जाए तो ये नहीं कि उसको छोड़ देना है, वो उसको फुल स्टॉप नहीं बल्कि कॉमा मानना है। क्योंकि हमारे जिंदगी में कभी कभार ये होता है कि हम कॉमा को फुल स्टॉप मान लेते हैं और उसको लगता है व्यक्ति को कि शायद हमारी जिंदगी अब खत्म हो गई और इसके आगे हम इस मुकाम पे या हम उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते जिसका हम यहाँ पे एक प्लान बना रहे थे, जिस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर मेजनी ने फिर दोबारा पुनः कब, सन 1848 ईस्वी में इटली आया। मेजनी इटली का एकीकरण कर गणराज्य बनाना चाहता था और यहाँ पे मेजनी का एक ही उद्देश्य था, इटली को एकीकरण करना है और वहां पर गणराज्य की स्थापना करनी है, ताकि जिससे हर लोगों को अपना अपना अधिकार वहां पर मिल सके, अपनी अधिकार की प्राप्ति हो सके। क्योंकि गणराज्य का अर्थ यही होता है कि आम जनता से आम जनता से उस देश के सर्वोच्च पद पर एक आम जनता को ही पदासीन किया जाता है, एक आम जनता को वहां पर रखा जाता है। क्योंकि गणतंत्र में वहां पे जब इलेक्शन वगैरह की बात आती है, जब इलेक्शन होता है तो हम आम लोगों के बीच से ही कोई व्यक्ति खड़ा होता है, हम आम लोगों के बीच से ही होता है, हम खड़े हो सकते, आप खड़े हो सकते, कोई व्यक्ति वहां पर बस जिस देश में चुनाव लड़ता है उस देश का नागरिक होना आवश्यक है। अगर आप नागरिक है तो आप वहां उस चुनाव, और एक एज क्राइटेरिया होता है कि अगर आपका एज क्राइटेरिया पूरता है और आप उस देश के नागरिक है तो अवश्य आप चुनाव में खड़े हो सकते। तो हम आप आम पब्लिक है, हम लोग क्या है, आम आम जनता है। तो आम जनता द्वारा ही वो उस पद्धति को संचालित किया जाता है। वो मेरा क्या गणराज्य है और मेजनी इसी प्रकार के एक उद्देश्य से था, ताकि वहां पर इटली को एक गणराज्य स्थापित, वहां पर इटली को एक गणराज्य बना दिया जाए। परंतु सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय करना चाहता था। लेकिन यहाँ पे जो सार्डिनिया पीडमाउंट का जो शासक था वो चाहता था कि इटली का जो सभी प्रांत उसको कौन अपने तरफ उसको विलय यानी कि एक उसको जोड़ लिया जाए। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कई बार एक विस्तारवादी सोच को बढ़ाया जाता है, और अभी इसमें बात किया जाए तो सबसे खचरापन यहाँ पे चीन है। जो चीन में एक विस्तारवादी भावना बहुत ज्यादा बड़ी खचरपनी करता है, और हमारे देश में भी कई बार वो अपना एक विस्तारवादी एक एरिया यानी कि विस्तारवादी सोच को बढ़ाने की हमेशा प्रयत्न में रहता है, कोशिश करता है। यही यहाँ पर किसका काम था, सार्डिनिया पीडमाउंट के शासक चार्ल्स एल्बर्ट का भी यही मानना था कि वहां पर उसके प्रांतों को अपने साथ विलय कर लेना, अपने साथ यहाँ पर जोड़ लेना है। जबकि पोप इटली का धर्मराज बनाना चाहता था, और पोप का अर्थ यानी कि पादरी, जिसको चर्च में यह जो चर्च में पूजा वगैरह करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पादरी बोलते हैं। जिस प्रकार से हिंदू समाज में पंडित होता है, मुस्लिम समाज में मौलवी होता है, उसी प्रकार से क्रिश्चियन समाज में क्या होता है, उसको हम लोग फादर या फिर उसी को पोप कहा जाता है। कैथोलिक भाषा में क्या उसको पोप कहते हैं। अब पोप का यहाँ पे क्या उद्देश्य था कि उसको धर्म राज्य बनाना चाहता था। वो चाहता था कि इसको हम एक धार्मिक एक रूपरेखा दे सके, जिस प्रकार से बहुत सारा देश अपने देश को एक धार्मिक रूपरेखा देने के प्रयत्न करता है। लेकिन एक धार्मिक देश जिसमें एक ही धर्म को बढ़ावा मिले, वो देश कहीं ना कहीं लोगों में ये शंकाएं पैदा करती है कि शायद यहाँ दूसरे जाति का यहाँ पे कोई गुजारा होना संभव नहीं हो सकता। जिस प्रकार से हम लोग अभी भी बहुत सारे देश को देखते हैं जहाँ एक धार्मिक नीति को ज्यादा बढ़ावा दिया गया हुआ, जिस प्रकार से गल्फ कंट्री हो या फिर हमारे पड़ोस में एक खचरा पाकिस्तानो है, वो भी क्या एक मुस्लिम कंट्री को ज्यादा बढ़ावा देने के रूप में, और उसी प्रकार से नेपाल, ये सब क्या अपने देश में एक धार्मिक विचारधारा को आगे ज्यादा लेके जाना चाहता है। ये धार्मिक विचारधारा जो है, लेकिन किसी भी देश के लिए ये अंधकार के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। हमें देश में सेकुलर होना है, किसी भी देश में हो, हम लोग अपने देश में क्या एक सेकुलरिज्म को लेकर चलते हैं। एक धर्म निरपेक्षता होना ये जरूरी है देश के विकास के लिए, जिससे हर एक जाति के तबके को उसका अपना अधिकार मिल सके। लेकिन जब यहाँ पर जब एक देश को हम धर्म राज्य बनाते थे तो वहां पे केवल और केवल एक ही जाति को, जिस जाति का वहां पे देश माना जाए उसी को अधिकार की प्राप्ति होती है, या बाकी लोगों के अधिकार को कहीं ना कहीं वहां पे
दबाने का, वहां पे कुचलने का प्रयत्न किया जाता है। यहाँ पोप का यही मानना था कि इसको क्या कर दिया जाए, धर्मराज बना दिया जाए। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का कार्य अवरुद्ध हो गया तथा मेजनी पुनः पलायन कर गया। मेजनी एक बार फिर पलायन किया था, और कब आया था पलायन करके, 1848 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पर पोप और मेजनी के विचारों का टकराव। पोप चाहता था कि उसको धर्मराज बनावे, जहाँ पे केवल केवल धर्म के विचारधारा पे चले, धर्म का जो विचारधारा हो उसी के अपना दिशा निर्देश पे हम अपने देश को आगे लेके चले। लेकिन मेजनी का उद्देश्य ये था कि वहां पर हम उसको गणतंत्र स्थापित करें, ताकि जिससे सभी वहां पे लोगों को अपने अधिकार की प्राप्ति हो सके। तो यहाँ पे दोनों का विचार का टकराव हुआ, और पुनः यहाँ पर से मेजनी को पलायन करके जाना पड़ा। एक बारी गया, फिर आया 1948 में, लेकिन पुनः इसको यहाँ पे देखा कि मेरा साथ विचारधारा अभी सक्सेस नहीं हो पा रहा है, सफलता नहीं मिल पा रही है, ये वहां से पलायन कर चला गया। लेकिन इसका योगदान ये रहा कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाओं को ये पैदा करके गया। तो इटली के एकीकरण में यहाँ पर मेजनी का योगदान इतना था कि उन्होंने अपने वहाँ की जनता में एक राष्ट्रवाद को पैदा करने में सफल रहा, कुछ हद तक सफल रहा। उसे पलायन करके जाना पड़ा और पुनः आना पड़ा। 2 बार पलायन करके गया और वो आया, लेकिन अपने काम में वो, यानी कि जिसका वो योगदान, जिस प्रकार का उसका सोच था कि हमें इटली का एकीकरण करना है, अंततः वो पूर्ण हुआ भी। 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ भी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। अभी भी बाधाएं बहुत सारी बची हुई है दोस्तों। यहाँ पर काउंट काबूर का जो योगदान था, कि काउंट काबूर ने किस प्रकार से योगदान दिया, अब हम जिक्र करेंगे इसके काउंट काबूर के योगदान पे, कि इटली के एकीकरण में काउंट काबूर का योगदान किस प्रकार का रहा। सार्डिनिया पीडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। यहाँ पर जो सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक था, वो काउंट काबूर शासक विक्टर एमेनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। इसको विक्टर एमेनुअल को ये प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि यहाँ पे काउंट काबूर क्या था, सफल कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिज्ञ का अर्थ ये होता है जिसके अंदर जो है एक बेहतर राजनीति की समझ होनी चाहिए, एक उसके अंदर ऐसी समझ की जिसका जो है रहस्य इतने आसानी से खोला ना जा सके, वही क्या मेरा कूटनीतिज्ञ कहलाता है। एक होता है मेरा राजनीति हो जाए, एक राजनीति होता है जो एक आमतौर पे बहुत सारे लोग करता है, लेकिन राजनीति के साथ साथ कूटनीतिज्ञ भी होना अवश्य होता है, ताकि उसके रहस्य को वो पेचीदा व्यक्ति होना। क्यों राजनीति में सीधे सपाटे लोग की जरूरत है नहीं, राजनीति में क्या हमें पेचीदगी बहुत जरूरी होती है कि जो व्यक्ति राजनीति में जाए उसके अंदर पेचीदगी हो और उसका रहस्य आसानी से न खुल सके। यही क्या था, यहाँ पे काउंट काबूल एक सफल कूटनीतिज्ञ था। तो इसी अपने सफल कूटनीतिज्ञ के यहाँ पे इसके अंतर्गत में क्या किया, ये यहाँ पर विक्टर एमेनुअल को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया, कि इसके जरिए हम जो यहाँ पे मेरा मकसद है उसको पूरा किया जा सके। और ये क्या था, राष्ट्रवादी भी था। ये इसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना कुछ कुछ के भरा हुआ था, जिस प्रकार से हम हिंदुस्तानियों के अंदर राष्ट्रवादी की भावना कुछ कुछ के भरा हुआ है। मोदी जी जब से आए हैं ना, सभी में राष्ट्रवादी की भावना एकदम कुछ कुछ के भरे है, एकदम कुछ कुछ के। जिस प्रकार से समोसा में एकदम जो वो इसका जो आलू का जो भरता भरा रहता है ना, उसी प्रकार से मोदी जी जब से 2014 से देश को संभाले हैं, भाग और संभाले हैं, कई सारे लोगों को तो यही लगता है कि हमको आजादी भी 2014 के बाद ही मिला है। खैर वो लोग की अपनी एक सोच है, लेकिन जिस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना को मोदी जी ने हमारे देश में भरा है, उसी प्रकार से क्या था ना, यहाँ पर ये जो सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक काउंट काबूल था, वो भी क्या था, एक राष्ट्रवादी था। काबूल इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था, और काबूल को क्या लगता था कि जब यहाँ पे इटली का एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा कौन है, सबसे बड़ा खतरा कौन था, यहाँ पे ऑस्ट्रिया था। सबसे ज्यादा लबर करने वाला, खचरपनी करने वाला कौन, ऑस्ट्रिया। सन 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराने के बाद, क्रीमिया युद्ध यानी कि काला सागर के यहाँ पे एक युद्ध हुआ, इसके बारे में डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इस पे अगर क्रीमिया युद्ध में गए तो यहाँ पे क्या एक बड़का यहाँ पे लेक्चर होगा केवल एक ही सवाल पे। तो केवल अभी हम जानते हैं क्रीमिया युद्ध हुआ, यानी कि काले सागर के यहाँ पर एक क्रीमिया युद्ध किया गया था, जिसमें एक तरफ से जो था रूस, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन शामिल था, और तुर्की भी साथ में शामिल था, जो क्रीमिया युद्ध में यहाँ पे हुआ। लेकिन उसमें क्या किसी कारण जो है रूस को वहाँ पे मुक्त खानी पड़ी। तो इसके बारे में थोड़ा बाद में जिक्र करेंगे अगले टॉपिक में, कभी अगर मौका मिला तो क्रीमिया युद्ध के बारे में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद काउंट काबूल ने फ्रांस की तरफ से भाग लिया,
और यहाँ पर क्रीमिया युद्ध हुआ और उसके बाद से काउंट काबूल किधर गया, फ्रांस की तरफ से भाग लिया। काउंट काबूल फ्रांस के नेपोलियन तृतीय से एक कूटनीतिक संधि कर और यहाँ पर ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इसको काउंट काबूल को इस बात की ज्ञान थी कि हम ऑस्ट्रिया से अकेला नहीं लड़ सकते, तो इन्होंने क्या, एक फ्रांस के साथ एक कूटनीतिक संबंध बनाया ताकि उसके साथ एक ऐसा संधि बना दे सके दोनों मिलकर लड़ेंगे। कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, अपना दोस्त होता है। और कोई बाजू वालों, अगर आपका दुश्मन है और उसके बाजू वाला उसका भी दुश्मन है तो उसको दोस्त बनाइए, ताकि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, अपना दोस्त होता है। किसी समय बदला लेने की बारी आवे तो पहले आदमी देखता है कि दुश्मन का दुश्मन कौन है, तो दुश्मन का दुश्मन क्या हुआ, अपना दोस्त हुआ। तो यहाँ पर विक्टर एमेनुएल, काउंट काबूल फ्रांस के नेपोलियन तृतीय से क्या किया, एक कूटनीतिक संधि कर ऑस्ट्रिया को पराजित किया। काउंट काबूल ऑस्ट्रिया को हराकर लोम्बार्डी और पीडमांट पर कब्जा कर लिया। और जैसे ही ऑस्ट्रेलिया पे आक्रमण किया, ऑस्ट्रेलिया को पराजित करने के बाद उसका क्या, पीडमाउंट और लोम्बार्डी के एरिया पे क्या किया, कब्जा कर लिया। फ्रांस को मदद करने के बदले काबूल ने नीस और सेवाय नामक रियासत फ्रांस को दे दिया। तो दोनों में पहले से एक प्रकार का संधि यहाँ पे बना हुआ था कि दोनों दोनों को मिल के साथ में लड़ना है, और जो एरिया जीता जाएगा, जो क्षेत्र पे यहाँ पे विजय प्राप्त की जाएगी, उसको एक संधि के तहत जो कुछ एरिया आपको दिया जाए और कुछ एरिया हमारे पास हो। तो फ्रांस की भी कोई भी हमारे साथ युद्ध में यूं ही नहीं जाता, उसको किसी न किसी प्रकार का लोभ लालच दिया ही जाता है। बिना लोभ लालच से कोई नहीं जा सकता। तो यहाँ पर फ्रांस के पास क्या लालच था, फ्रांस को यहाँ पर लालच कौन दिया, काउंट काबूल, कि आप भी चलिए मेरे साथ में। पहले तो उस पर मारेंगे, पूछेंगे ऑस्ट्रेलिया को, अगर पूछा हो जाएगा उसका, तब क्या करना है ना, उसका जो एरिया होगा उसकी बंटवारा हम लोग करेंगे बाद में। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया फ्रांस को क्या किया, यहाँ पर एक जो है नीस और सेवाय नामक रियासत फ्रांस को दे दिया, बोला कि आप रखिए और 2 एरिया हम भी रखते, 2 एरिया आप भी रखिए। सन 1860 से 61 तक काबुल ने सिर्फ रोम को छोड़कर, और ये जो 1 साल का जो है कुछ पीरियड था यहाँ पर, जो रोम को छोड़कर, रोम क्या, इटली की राजधानी, रोम इटली की राजधानी, जिस प्रकार से भारत की राजधानी दिल्ली, उसी प्रकार से इटली की राजधानी रोम। तो रोम को यहाँ पर, रोम को छोड़कर उत्तरी तथा मध्य इटली के सभी रियासत को मिला दिया, और यानी कि राजधानी को छोड़कर वहां पे उत्तरी और मध्य इटली का, यानी उत्तर की दिशा में और मध्य से उत्तर की ओर जो भी दिशा जाए, यानी कि उधर जो भी क्षेत्र पड़े उसको क्या किया, एक जगह उसको मिला दिया, ताकि जो इस पे अपना एक संपूर्ण यहाँ पे क्या हो, एक प्रकार से उसका कंट्रोल हो, उस पर नियंत्रण रख सके। सन 1862 तक दक्षिण इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासत का विलय कर दिया। और यहाँ पर जो सन 1862 तक जो था, दक्षिण इटली, रोम तथा वेनेशिया, यानी 3 शहर को छोड़कर, रोम इसकी राजधानी, उसके बाद से दक्षिण इटली और वेनेशिया को छोड़कर बाकी जितना रियासत था सभी को विलय कर दिया। विलय का मतलब एक साथ उसको लाके जोड़ देना, उसी में उसको सम्मिलित कर देना। कभी कभी होता है कि एरिया बड़ा हो जाने की वजह से एरिया को काटना होता है, लेकिन जब नियंत्रण हमारा खोए और कहते हैं कि चाहे अगर कुछ ऐसा भी स्थान हो, कुछ ऐसा भी क्षेत्र पड़ता है जहाँ पे हमारा नियंत्रण कमजोर हो रहा होता है, तो उसको यहाँ पे समझदारी इसी में हो कि इसको विलय कर दिया जाए। और यहाँ पे इसको लगता था काउंट काबूल को कि अगर इसको विलय करके साथ में रखा जाए तो शायद हो सके इस पे हमारा नियंत्रण बेहतर ढंग से हो सके। जिस प्रकार से जब एरिया जब बड़ा हो तो उसको बांट भी दिया जाता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि बिहार से किस प्रकार झारखंड को अलग किया गया, क्योंकि क्या, एक बड़ा एरिया होता है, बड़े एरिया को फिर चलाने में कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो इसीलिए उसको छोटा किया जाए ताकि छोटी चीज को अच्छे से उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये था हमारा क्या, यहाँ पर इटली के एकीकरण में काउंट काबूल का योगदान। अगर हमने 2 कवर किया, एक मेजनी, दूसरा काउंट काबूल, लेकिन गैरीबाल्डी का भी योगदान इसमें काफी महत्वपूर्ण रहा है। गैरीबाल्डी क्या था, पेशे से नाविक था। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बनता है किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, कि हमेशा कई बार ये पूछा भी जाता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था। और यहाँ पे मेजनी यानी कि मेजनी का जो विचार था वो इसका समर्थक भी था, ताकि यानी कि मेजनी भी क्या था, एक प्रकार से ये चाहता था कि इटली का एकीकरण ही हो, तो ये भी इसका गैरीबाल्डी का भी इसी प्रकार का सोच था कि अगर वहाँ पे वो चाह रहा तो हमारे भी सहयोग से कहीं हो सके यहाँ पर इटली का एकीकरण संभव हो जाए। और यहाँ पे नाविक होने के साथ साथ मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबुल के संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। और यहाँ पर जो काबुल के जो संवैधानिक राजतंत्र का जो होता है पक्षधर बना, और काउंट काबुल का जो यहाँ पे कुछ संवैधानिक यहाँ पे कुछ बातें थी उसका क्या पक्षधर बना, कुछ समय के लिए उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि शायद हो सके आप भी कहीं बेहतर हो, आप भी बेहतर बोल रहे हो।
गैरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। और गैरिबाल्डी ने क्या करा कि नेपल्स और सिसिली पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद वहां गणतंत्र की स्थापना कर दी। जब रोम पर स्थापना गैरिबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण की योजना बनाई तो काबूर ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। और जब यहाँ पर नेपल्स और सिसिली पर आक्रमण करके भी इसका मन नहीं भरा, तब कहाँ अब बारी आए रोम की, चलो थोड़ा सा रोम पे भी हमला किया जाए। रोम पे भी हमला करके उसको भी अपने दिशा में, उसको यानी कि अपने क्षेत्र में उसको खींच लिया जाए। लेकिन जब किसको मालूम पड़ा यहाँ पर काउंट काबूर को, उसने अपनी सेना भेजी कि वो हमला करे। इससे पहले जाके उसकी रक्षा करने के लिए काउंट काबूर अपने सेना को वहां जाके तैनात किया कि नहीं, इसको हमला करने से इसको बचाना है, नहीं इसको जीतने देना है, नहीं इसको हमला करना है। ना हमला करेगा नहीं जीतेगा, पहले इसको दाव देना है। काउंट काबूर ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। इस बीच गैरिबाल्डी की मुलाकात काबूर से हुई। और उसी बीच क्या हुआ, गैरिबाल्डी की मुलाकात कहाँ हुई, काबूर से हुई। क्योंकि यहाँ पे दोनों का तो, यहाँ पे गैरिबाल्डी का भी तो विचार था किसका, मेजनी के विचार का समर्थक था। लेकिन फिर बीच में क्या कर अपना हमला करना शुरू किया। लेकिन फिर जब यहाँ पर गैरिबाल्डी की मुलाकात किससे हुई, काउंट काबूर से हुई, तो वह दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्र को विक्टर इमैनुअल को दे दिया। और यहाँ पे जो विक्टर इमैनुअल था, जब यहाँ पे इसकी मुलाकात किससे हुई, काउंट काबूर से, गैरिबाल्डी की, तो जीता हुआ एरिया था, जीता हुआ एरिया जिस प्रकार से हमने पाकिस्तान से कुछ एरिया जीता, लेकिन फिर उसको अपना दे दिया कि जब खचरपारी नहीं करना, बस लबर लबर थोड़ा कम करना, बाकी जो एरिया जीते हैं वो दे रहे, लेकिन अगली बार यहाँ सबसे आके फिर लबरपारी नहीं करना। उसी प्रकार से यहाँ पे ये भी था कि दक्षिण इटली का जीता हुआ भाग किसको दे दिया, विक्टर इमैनुअल को दे दिया। चलिए गलती हो गया, रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह गैरिबाल्डी के सहयोग से सन 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। और इसके गैरिबाल्डी के सहयोग से, गैरिबाल्डी के योगदान से इटली का एकीकरण संभव हो सका। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो समझाया गया समझ में आया होगा। अगर आपने इसका नोट्स नहीं बनाया तो आप इसके लिए, इसके पीडीएफ के लिए यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, या उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फिर बाकी वीडियो के लिए हम मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।